वायु दाब, अंग्रेजी में एयर प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, एयर प्रेशर बेल्ट। देखिए, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। आगे जब हम आपको फिगर बताएंगे तब आपको और स्पष्ट होगा, लेकिन यहां पर हम आपको लिख रहे हैं पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को, वायु के भार को वायु दाब कहते हैं, वायु दाब कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं हम लोग? वायु दाब, वायु दाब कहते हैं। अब देखिएगा, जो अपना पृथ्वी है, अपने पृथ्वी को 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है, 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को जो 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है, उसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी लगभग गोलाकार है, अंडाकार है, जो भी कहना है अपना कहते रहिए। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर जाइएगा, उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक, उत्तरी गोलार्ध में जो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और फिर नीचे आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक। यहां पर जो है आपको लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक लो प्रेशर बेल्ट, और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में 5 डिग्री या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक, यहां पर भी लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी लो प्रेशर बेल्ट होता है। अब ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों पाया जाता है? इसको विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। ये जो दोनों क्षेत्र है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिण, इसको विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है, और यहां पर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बताने के क्रम में हम आपको यह बात बताए थे, आप याद कीजिए, हम आपको यह बात बताए थे कि गर्मी अधिक तो लो प्रेशर बेल्ट, और ठंडा अधिक तो हाई प्रेशर बेल्ट, ठंडा अधिक तो हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए, होता क्या है? होता यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के उष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, समझ गए? पृथ्वी सूर्य के उष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के आसपास सालों भर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के आसपास सालों भर सीधी पड़ती है, सालों भर सीधी पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के आसपास सालों भर सीधी पड़ती है, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि यहां पर गर्मी होगा या नहीं होगा? गर्मी होगा। सूर्य की किरणें पड़ेगी, यहां की हवा गर्म होगी, और जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की। गर्म हवा कैसी होती है? हल्की। गर्म हवा हल्की होती है। अब गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने के कारण जो है यह गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, हल्की होने के कारण यह गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होता है, गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठ जाती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठ जाती है। और जब हल्की होने के कारण गर्म हवा ही ऊपर उठ गया, तो क्या यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा? लो प्रेशर बेल्ट ना होगा? हाँ, लो प्रेशर बेल्ट होगा ना। तो आखिरकार विषुवत रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट होता है। इस लो प्रेशर बेल्ट के होने का कारण आपको समझ में आ रहा है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट होने का कारण जो है, सूर्य की सीधी पड़ रही किरणें हैं, सूर्य की सीधी विषुवत रेखा के आसपास पड़ रही
सीधी किरणें हैं, जिस वजह से यहां पर जो है आपको लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। हाँ या ना, ये बात समझ में आया? चलिए इसके बाद एक चीज यहां पर और बताते हैं। देखिए, आप जहां पर रहते हैं ना वो धरातल है, समझ गए? धरातल है या मैदानी भाग है या समतल है, जो भी कहना है आप कहिए। जब आप धरातल से ऊपर उठते हैं ना, ऊंचाई पे जाते हैं, तो ऊंचाई पर जो है तापमान में कमी होती है, ऊंचाई पर तापमान में कमी होती है। और जब आप धरातल से नीचे जाते हैं ना तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। इसका एक फिक्स निश्चित दर है। फिक्स निश्चित दर क्या है? तो अगर आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होगी, ताप में कमी होगी। अगर आप 165 धरातल से 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होगी। मतलब अगर धरातल पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अगर धरातल पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री, 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री घट जाएगा, 29 हो जाएगा। 165 गुना 2 कीजिए, उतना जाइएगा तो 2 डिग्री घट जाएगा, यानी 28 डिग्री हो जाएगा। तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होती है। ताप में क्या होती है? कमी। उसी प्रकार से जब आप नीचे जाते हैं प्रति 32 मीटर, जैसे ही 32 मीटर आप नीचे जाइएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि। क्या हो जाती है? वृद्धि। तो ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है और नीचे आने पर तापमान में वृद्धि, नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर इधर आइएगा तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखिए क्या होता है, होता यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो पवन गर्म और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो पवन गर्म और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, वह पवन ऊंचाई पर ऊपर उठती है, यानी ऊंचाई पर जाने पर जो है तापमान में कमी होती है। और तापमान में कमी होगा मतलब गर्म पवन कैसी हो जाएगी? ठंडी। कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और जब गर्म पवन ठंडी हो जाती है तो वो ठंडी पवन जो है ना, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, वो ठंडी पवन जो है दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास नीचे उतरने लगती है। और यह ठंडी पवन 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास नीचे उतरने लगती है तो यहां पर ठंडी पवन देखने को मिलती है। और ठंडी पवन मतलब यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट, तो हाई प्रेशर बेल्ट क्या होगा? हाई प्रेशर बेल्ट। तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है, हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं इसको। फिर इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से 66.5 डिग्री, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। दोनों गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। यहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों पाई जाती है? तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट पाए जाने का कारण यह है कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो है 60 से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में दोनों गोलार्ध में वायु एक जगह एकत्रित नहीं हो पाती है, बल्कि छितर बितर हो जाता है वायु का। इस क्षेत्र में जो है वायु अलग अलग दिशा में फैलने लगती है और वायु के अलग अलग दिशा में फैलने के कारण जो है यहां पर आपको लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। फिर आपको दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है। और यहां पर भी 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यहां पर
तो सूर्य की किरणें एकदम से तिरछी पड़ती है, एकदम से तिरछी पड़ती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें एकदम से तिरछी पड़ने के कारण यहां पर ठंडा अधिक होता है, और ठंडा अधिक होने के कारण जो है यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों गोलार्ध में हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं एगो प्रेशर बेल्ट यहां हो गया, एगो यहां हो गया, एगो यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। कुल मिलाकर के गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तो हम लोग गिन न लिए हैं, लेकिन जो है आप जो इसको मानिएगा, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास उसको सिर्फ एक ही मानना है, ठीक है, उसको जो है सिर्फ एक ही मानना है। अब यहां पर तो 2 गुण गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, समझिए 7। ये तो दोनों विषुवत रेखा के आसपास ही है, इसलिए इसको एक मानना है। तो पृथ्वी को जो है टोटल 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। एक बार फिर से हम इस बात को बता रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से इस बात को बता रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कहां खोए रहते हैं? यहाँ पे बोर्ड पर रहिए महाराज, उधर इधर काहे देखते रहते हैं? आप ही को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, हाँ, अरे इसको बोल रहे हैं, इसको, हाँ, तो बोर्डे पे रहिए, इधर उधर काहे रहते हैं? कितना बढ़िया से समझा रहे हैं भाई। चलिए सुनिए, हल्ला नहीं। एक बार फिर से इस बात को बता रहे हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वायु के चलने का एक कारण है वायु दाब में अंतर का होना। वायु के चलने का एक कारण है वायु दाब में अंतर का होना, और वायु हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। वायु दाब में अंतर का होना कैसे वायु के चलने को प्रभावित करता है, या कैसे ये वायु से संबंधित है, इसको हमें समझना है। वायु दाब पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को ही हम लोग वायु दाब कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और गर्मी अधिक मतलब लो प्रेशर बेल्ट, ठंडा अधिक मतलब हाई प्रेशर बेल्ट, ठंडा अधिक मतलब हाई प्रेशर बेल्ट। पूरे पृथ्वी को 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को जो 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है, उसमें एक है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। विषुवत रेखीय क्षेत्र में दोनों गोलार्ध में निम्न वायु दाब पाया जाता है। इसका कारण यह है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण गर्मी अधिक होता है। गर्मी अधिक होने के कारण वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठ जाती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठ, और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। यही वायु जब ऊंचाई पर जाती है और तापमान में कमी होने के कारण यह वायु ठंडी और भारी हो जाती है, तो यह वायु दोनों गोलार्ध में यह वायु 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में नीचे उतरने लगती है, नीचे उतरने लगती है। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों गोलार्ध में ठंडी और भारी वायु नीचे उतरती है, जिस वजह से यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, जिस वजह से यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। फिर दोनों गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री के बीच में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। 60 से 66.5 डिग्री के बीच में लो प्रेशर बेल्ट पाए जाने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोनों गोलार्ध में 60 से 66.5 डिग्री के बीच में वायु वितरित हो जाती है अलग अलग दिशा में। वायु अलग अलग दिशा में वितरित हो जाती है, और वायु के अलग अलग दिशा में वितरित होने के कारण, वायु के अलग अलग दिशा में वितरित होने के कारण यहां पर लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। और फिर दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ठंडा अधिक होता है। ठंडा अधिक होने के कारण यहां हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समझ में आया? हाँ, अब ये बात समझ में आया है नो? अच्छा, ये बात समझ में आया है। तो अब आप हमको एक बात ये बताइए कि अगर हम कहे यहां पर आप हमको बताइए वायु किधर से किधर चलेगी, तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप बोलिएगा सही या गलत है, ठीक है। वायु यहां पर उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर बेल्ट से इधर आएगी, इधर आएगी, आएगी ना? हो यहां से इधर जाएगी, जाएगी ना? और यहां से इधर आएगी, हाँ या ना? चलिए अब आ जाते हैं पवन पे, ठीक है। अब फिर से पवन पे आते हैं। ऐसे बता तो रहे हैं पवन ही। पवन 3 प्रकार का होता है। जैसे जलधारा 2 प्रकार का, एगो गर्म और एगो ठंडी। जैसे जलधारा 2 प्रकार का, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा, उसी प्रकार से जो है पवन 3 प्रकार का। पवन कितने प्रकार का? 3। पवन कितने प्रकार का? 3। देखिए, पवन जो 3 प्रकार का होता है उसमें एक होता है प्रचलित और अस्थायी पवन,
एक होता है प्रचलित या अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। एक होता है मौसमी या सामयिक पवन, एक होता है मौसमी या सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन, और एक होता है स्थानीय पवन, एक होता है स्थानीय पवन। अब देखिए, पवन तीन प्रकार का, प्रचलित या अस्थाई पवन, मौसमी या सामयिक पवन, स्थानीय पवन, ठीक है, स्थानीय पवन। इसमें अब आप देखिएगा, जो प्रचलित या अस्थाई पवन है क्या हुआ, कहा हुआ, क्या हुआ, काहे आप लोग ऐसे करते हैं? क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? अरे क्या कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ तो ये हल्ला मत कीजिए, ठीक है, हमारी क्लास में तो कर लीजिए, हम तो नहीं छोड़ के भागेंगे, समझे? अब बिट्टू सर के क्लास में कीजिएगा तो छोड़ के भाग जाएंगे। कल जो है क्या हुआ बता देते हैं। अब हम भी बढ़िया से बात नहीं किए हैं। देखिए, सोमवार से शुक्रवार जो है ना, बढ़िया से किसी भी चीज को लेकर बात नहीं करते हैं, शनिवार रविवार को बात करते हैं। कल जो है जहाँ तक हमें पता चला है, हम अच्छा से बात नहीं किए इस मैटर पर, लेकिन जहाँ तक हमको पता चला है कि कल जो है शाम में 5 से 7 फाउंडेशन बैच में सर क्लास में आ गए, और क्लास में आने के बाद जो है सर पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे, 2-4 मिनट बोले भी होंगे। और उसके बाद जो है कोई एक लड़की आ रही थी, लड़की थोड़ा लेट से आई, और एक रिक्वेस्ट है सब लड़की से स्पेशली, लड़का को तो हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, लड़का बैठ भी जाता है, और लड़की जो है नहीं, हम इसी क्लासरूम में बैठेंगे। तो बिट्टू सर के क्लास में जो है 2:55 में आ जाइए आप क्लास, बिट्टू सर 3 बजे से क्लास शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर दूसरे क्लासरूम में आप बैठिए, समझिए। मेरे क्लास में आप आइए ना, आप 3 बजे के बदला 4:30 बजे आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठा लेंगे आपको, समझ गए। तो जो है लड़की आ रही थी, बिट्टू सर पढ़ा रहे थे, तो लड़का लोग हल्ला कर दिया अंदाज, ठीक है, हल्ला कर दिया, यानी चिल्ला दिया, चिल्लाता है, ठीक है, अजीब तरह का आवाज निकालता है। फाउंडेशन बैच का लड़का सब तो और है, ठीक है। तो उस पर जो है बैच छोड़ दिए थे। तो ऐसा मत कीजिए कि बैच जो है छोड़ना पड़े, ये सब गलत आदत है। अरे आप ग्रेजुएट हैं, समझ गए, दरोगा की तैयारी करते हैं, कल के डेट में जाकर अधिकारी। देखिए आप, प्रचलित पवन, प्रचलित पवन 3 प्रकार का होता है। जो प्रचलित पवन या अस्थाई पवन है, यह 3 प्रकार का होता है। जो प्रचलित या अस्थाई पवन है, यह 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन, पछुआ पवन, और तीसरा होता है ध्रुवीय पवन, तीसरा होता है ध्रुवीय पवन, तीसरा ध्रुवीय पवन होता है। फिर अगर हम सामयिक या मौसमी पवन की बात करें, तो सामयिक या मौसमी पवन भी 3 प्रकार का होता है। सामयिक या मौसमी पवन भी 3 प्रकार का होता है, और जो 3 प्रकार का होता है उसमें एक मानसूनी, एक मानसूनी पवन, दूसरा आपको स्थल समीर और जल समीर, स्थल समीर और जल समीर, जल समीर, और तीसरा जो है आपको पर्वत समीर और घाटी समीर, तीसरा आपको पर्वत समीर और घाटी समीर, घाटी समीर। फिर आपको जो स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है। स्थानीय पवन 2 प्रकार का होता है, एक होता है गर्म और एक होती है ठंडी, एक होती है गर्म और एक होती है ठंडी। जो प्रचलित या अस्थाई पवन है, ये 2 मिनट में आप समझ जाइएगा, ठीक है, 2 मिनट में आप समझ जाइएगा, तीनों समझ जाइएगा 2 मिनट में। देखिए, प्रचलित या अस्थाई पवन, एक तो प्रचलित या अस्थाई पवन क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, वैसे पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती हो, वैसे पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती हो, वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती हो, उसी को प्रचलित या अस्थाई पवन कहा जाता है, उसी को प्रचलित या अस्थाई पवन कहा जाता है। इसके 3 प्रकार है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग। आप लोगों ने ही अभी बताया था कि दोनों गोलार्ध में पवन हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। तो यहां पर ये हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गया ना, क्लियर है ना ये चीज। चलिए, तो अब देखिएगा होता क्या है कि ये तो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ये तो हम लिख दिए हैं, ठीक है, विषुवत रेखा है। अब एक बात आप हमको बताइएगा कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से
30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां है प्रेशर बेल्ट है और इधर लो प्रेशर बेल्ट है। यहां से इधर पवन आएगी, हाँ एकदम आएगी, एकदम आएगी। तो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर पवन चलती है, विषुवत रेखा की ओर पवन चलती है, विषुवत रेखा की ओर पवन चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो दोनों गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है, इस पवन को ही हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर बहने वाली पवन को ही हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन कहते हैं। फिर आपको दूसरा है पछुआ पवन। दूसरा क्या है? पछुआ पवन। तो अब एक बात आप हमको बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में पवन चलेगी या नहीं चलेगी? आए? चलेगी ना हो, क्योंकि 30 से 35 डिग्री के पास है प्रेशर बेल्ट और 60 से 66.5 डिग्री के बीच में लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। तो अब दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री, 30 से 35 डिग्री से 60 से 66.5 डिग्री के बीच में जो पवन चलती है, इस पवन को ही हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन, पछुआ पवन। और फिर दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र से 66.5 डिग्री, ध्रुवीय क्षेत्र से 66.5 डिग्री के बीच में चलने वाली पवन को ही हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। तो कुछ स्पष्ट हो रहा है? बताइए, इसमें कुछ है जी? कुछ भी है? कुछ नहीं है। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ठीक है? एक बार फिर से समझा रहे हैं। प्रचलित याद है कि आप जो भी बताए हैं 2-2 बार करके बताए हैं, ठीक है? आप जो भी बताए 2-2 बार करके बताए हैं, तो इसको काहे छोड़ देंगे? ठीक है, इसको भी 2 बार बता देते। पवन कितने प्रकार का होता है? कितना? कौन कौन? चलिए, प्रचलित या अस्थायी पवन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? मौसमी या सामयिक पवन कितने प्रकार का? कौन कौन? स्थानीय पवन, ठंडी और क्लियर है। अब प्रचलित या अस्थायी पवन, वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती है, वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती है, उसी को प्रचलित या अस्थायी पवन कहते हैं। तो वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रचलित या अस्थायी। वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रचलित या अस्थायी पवन। समझ, प्रचलित या अस्थायी पवन। ये कितने प्रकार का? 3 ना हो। चलिए, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अब दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन क्या कहते हैं? और इसको व्यापारिक पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जो है यूरोप के व्यापारी इस पवन के सहारे ही व्यापार करने को निकलते थे। इस पवन के सहारे ही व्यापार करने को निकलते थे। यानी जिस समय इस पवन की उत्पत्ति होती थी, उसी समय व्यापार करने के लिए निकलते थे, ताकि जो है काफी तीव्र गति से जो है नौ चले और आगे बढ़े। समझ गए? तो व्यापार इसके सहारे होता था प्राचीन काल में, इसी वजह से जो है इसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। इसके बाद दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 से 66.5 डिग्री के बीच चलने वाली पवन को पछुआ क्या कहते हैं? पछुआ, पछुआ पवन कहते हैं। फिर दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र से 60 से 66.5 डिग्री के बीच बहने वाली पवन को ध्रुवीय पवन क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन। बात क्लियर है? क्लियर हो गया ना? अब यहां पर एक चीज और समझिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा जो है डायरेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन समझिएगा। तो ये जो डायरेक्शन हम लिखे हैं ना, ये एकदम सही है, ठीक है। डायरेक्शन जो है आप याद रख लीजिएगा। मे भी पूछ दे डायरेक्शन, कभी अगर आपको फंसाने का होगा ना, तो मे भी डायरेक्शन पूछ सकता है। तो एक तो डायरेक्शन हम आपको पहले भी ज्योग्राफी पढ़ाने के दौरान बताए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यहां पर इतना में काम नहीं चलेगा, समझ गए? यहां पर जो है इधर उत्तर, पूरब, उत्तर, इधर
दक्षिण पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर। ये बात क्लियर है? एक बात बताइए, ये जो हम लिखे ये एकदम सही लिखे हैं हम, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे लिख दिए है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? अरे रुकिए ना, बता रहे हैं, काहे आप बताते हैं? क्या क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं, अभी हम बता दिए हैं, अभी हम बताए ना, ठीक है? बैठिए ना, चलिए देखिए, तो इधर देखिए, इधर क्या है? उत्तर, और इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो देखिए, जो आपको व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दोनों अलग अलग संदर्भ में आपको याद रखना है, ठीक है? तो जो आपको व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण, ये बात समझ में आया? तो व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण। अब यही व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो है इसकी दिशा ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, क्लियर है? इसके बाद जैसे आप याद कीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत थी या नहीं थी? विपरीत थी ना हो? वैसे ही जो व्यापारिक पवन है उसकी दिशा जो उत्तरी गोलार्ध में है ना, ठीक अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक अपोजिट, मतलब एक याद रखना है और दूसरा जो है दूसरा उसका ठीक अपोजिट कर देना, दूसरा उसका ठीक अपोजिट कर देना, ठीक है? इसके बाद अब जो है आपको पछुआ पवन, पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा कैसी है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत होगा, ठीक विपरीत होगा। तो ठीक विपरीत उत्तर पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण। तो जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए? मानचित्र ऐसे बनाइएगा ना कि देख करके जो है आपको याद हो जाए, समझ गए चीजों को? इतना बात समझ में आया? चलिए, तो ये जो है आपको ये जो हम आपको बताए हैं, ये हम आपको बताए हैं प्रचलित या अस्थायी पवन के विषय में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मौसमी या सामयिक पवन, मौसमी या सामयिक पवन, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थानीय पवन, ठंडी या गर्म। आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा है, यही से क्वेश्चन पूछा, कौन किस देश की पवन है, किस देश की ठंडी या गर्म पवन है, इस संदर्भ में जो है आपसे प्रश्न पूछा है। तो अब हमको लगता है आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं, और लगता है अब आज हम आपको लिखा भी नहीं पाएंगे, समझ गए? नहीं लिखा पाएंगे।